तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं लेकर आ चुका हूँ एक और धमाकेदार एपिसोड। और इस बार कहानी सीधे उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से वापस लौटना नामुमकिन है। ग्रेट एम्परर और डैन के बीच वह महाटकराव जिसका इंतजार आप लोग इतने टाइम से कर रहे थे, अब बस शुरू ही होने वाली है। आज का एपिसोड सिर्फ एक फाइट नहीं है, यह है पावर, रिवेंज और सर्वाइवल का खेल, जहाँ हर एक मूव के साथ बलराम बदलेगा और कईयों की जान दांव पर लगी होगी। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज का एपिसोड तबाही को अपने अंदर दबाई बैठी है। तो एपिसोड की शुरुआत जियोक्सन और ब्लड डीमन के बीच फाइट से कुछ समय पहले होती है। डैन अपनी एनर्जी को रिकवर करने के लिए जाने से पहले जियोक्सन को उसने जो गोली बनाया था उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था जब तक कि वो वापस नहीं आ जाता। पर तभी उसके जाते ही वहाँ पर जियोक्सन के पास चियो आ जाता है। वो कहता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, चलिए मेरे साथ ट्रेनिंग करने के लिए। वो बताता है, नहीं मैं अभी नहीं जा सकता, सायो ने कहा है इस गोली को प्रोटेक्ट करने के लिए। चियो कहता है, हमारे पास समय नहीं है, हमें जल्द से जल्द मजबूत बनना होगा, लेकिन फिर भी आपको अगर इन गोलियों की चिंता हो रही है तो चलिए मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ, इस तरह तो आप मेरे साथ जा पाओगे। उसे ऐसा करता हुआ देख जियोक्सन काफी ही ज्यादा घबरा चुका था। वो उसे रोकने की कोशिश करता है पर चियो उसकी बातों को नहीं सुनता और उसे अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके साथ ही वापस आते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर ब्लड डीमन अपने हाथों को न छुड़ा पाने के गुस्से में पूरी तरह से जियोक्सन को पीट रहा होता है ताकि किसी तरह वो उसके हाथों को छोड़े। पर जियोक्सन तैयार नहीं होता है। वो इतना बुरी तरह से मार खाने के बावजूद भी अपने साथ चियो को ले जाने से उसे रोक रहा होता है। दूसरी तरफ ब्लड डीमन उसे पीटते हुए सोच रहा था, आखिर ये किस तरह का हरामी है। उसके चारों तरफ जो एनर्जी फैली हुई है मैंने उसे पहले भी देखा है, यह निश्चित रूप से पोटाला पैलेस का येलो ड्रैगन सुप्रीम क्यूआई है। ये सब सोचता हुआ वो अपने गोल्डन ब्लड डिवाइन टेक्निक के साथ अपने भयंकर गुस्से के साथ उस पर हमला करते हुए कहता है, मैं ऐसे किसी भी इंसान को नहीं बख्शूंगा जिसका टैलेंट भविष्य में मुझे सरपास कर सकता है। मैं तुम्हारी जड़ तक को उखाड़ फेंकूंगा। हम देखते हैं उसका फिस्ट इतना ताकतवर था कि फाइनली उसका हाथ छूट चुका था और जियोक्सन बहुत ही पीछे उड़ता हुआ पहाड़ से टकराया होता है। उसकी ऐसी हालत को देखता हुआ चियो काफी ज्यादा घबरा चुका था। वो चिल्लाते हुए उसकी ओर भागता है, लेकिन ब्लड डीमन जियोक्सन की तरफ आगे बढ़ता हुआ कह रहा था, केवल तुम्हारी जैसे बेवकूफ की वजह से मुझे गोल्डन डिवाइन फिस्ट का इस्तेमाल करना पड़ा, मैं तुम्हें ग्रेसफुली मारूंगा। पर तभी उनके बीच चियो आ जाता है, जिसे देखता हुआ ब्लड डीमन वह कहता है, तुम छोटे बदमाश कहेंगे, अगर तुम मेरे रास्ते में इस तरह आओगे तो मैं तुम दोनों को ही खत्म कर दूंगा। जिसे देखता हुआ चियो बेहद ही ज्यादा घबरा चुका था और अपनी मौत को स्वीकार कर ही लिया था। लेकिन तभी सीन चेंज हो जाता है और हम सीधे डैन को देखते हैं, जो कि 10,000 सालों की कारावास आंतरिक प्रक्रिया से बनी गोली को निकालकर सोच रहा होता है, इस गोली से यही उम्मीद की जा सकती है। मुझे लगा था इस गोली की मदद से मैं अपनी इंटरनल एनर्जी को एक दिन में रिकवर कर पाऊंगा, लेकिन नहीं, मैं गलत था। यह इतनी तेजी से हो रही है कि मैं लगभग एक दिन के अंदर ही अपनी इंटरनल एनर्जी को रिकवर कर लूंगा। यह मेरे लिए सबसे सुनहरा अवसर है अपने एक और कदम को आगे बढ़ाने के, यानी कि अब वो अपना लेवल अप करने वाला है। इसी के साथ वो अपनी लेवल अप करते हुए अपनी सारी टेक्निकों को याद करता है। पहला टेक्निक थंडर क्यू है, जो कि हेवनली आर्टिलरी जनरल का बेसिक फोर्स है। दूसरी टेक्निक 10 फिंगर ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो कि इंसानों की नसों में बुखार की तरह चढ़कर उसकी मसल्स और जॉइंटों को तबाह करता है। तीसरी टेक्निक 3 एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन, जो कि लगातार 3 बार विस्फोट करता है। और चौथी टेक्निक डिवाइन स्ट्राइक, जो कि वह जिस जगह पर होता है उसे पूरी तरह तबाह करने की क्षमता रखता है। जबकि आखिरी टेक्निक 9 ड्रैगन आर्टिलर है, जिसमें कि 9 ड्रैगन बाहर निकलते हैं। वो उन सारी टेक्निकों को याद करते हुए कहता है, मैंने अपने मास्टर के द्वारा बनाई गई व्यवस्था के अनुसार हेवनली आर्टिलरी जनरल के फोर्स को पूरी तरह सीख लिया है। मैंने अब तक मार्शल आर्ट का अभ्यास और प्रदर्शन बिना देखे ही किया, क्योंकि मुझे अपने मास्टर की टीचिंग पर जरा सा भी संदेह नहीं था। मैंने उनकी सिखाई हुई हर एक चीज को मास्टर कर लिया है, लेकिन मुझे और शक्ति की आवश्यकता है ग्रेट एम्परर को हराने के लिए। एक वैसे ही शक्ति जैसी शक्ति मास्टर के पास थी 3 सेंटू को हराते वक्त, एक ऐसी शक्ति जो आकाश तक को चीर सकती है। पर मैं इस शक्ति का इस्तेमाल लापरवाही से नहीं कर सकता। यह एक ऐसी टेक्निक है जो कि इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल करती है अपनी पावर को दिखाने के लिए। सीधे शब्दों में कहूँ तो इससे मुझे भी नुकसान होगा, साथ ही मुझे हार्ड डीमन की रिले टेक्निक से भी सावधान रहना होगा। शायद मुझे एक ऐसी टेक्निक को ढूंढना चाहिए जो इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल ना करता हो और न ही हार्ड डीमन पर निर्भर करता हो। मुझे इस वक्त अपने मास्टर की हेवनली आर्टिलरी जनरल के फोर्स की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मेरे खुद की हेवनली आर्टिलरी
रीजेंडल के फोर्स की आवश्यकता है। यही सब सोचता हुआ वो अंततः एक टेक्निक को फाइंड करता है, हेवनली थंडर, जो कि शायद हेवनली आर्टिलरी जनरल के हजारों सालों के इतिहास में पहली बार केवल डैन के ही कल्पना में संभव हो सकी है। पर हाँ, ये कंफर्म नहीं है कि डैन ने एक नई टेक्निक को क्रिएट किया है कि नहीं, क्योंकि हमें बस हिंट मिला है, पूरी तरह कंफर्मेशन नहीं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। दूसरी तरफ हम जियोक्सन को देखते हैं, जो कि ब्लड डीमन को चियो पर हमला करता हुआ दे तुरंत ही उसे बचाने के लिए ब्लड डीमन के हमले के आगे आ जाता है, जिसको देखता हुआ ब्लड डीमन और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वो लगातार अपने पंचेस की बारिश उस पर करते हुए बोल रहा होता है, हरामखोर कहेंगे, मैं भी देखता हूँ आखिर तू कब तक इस तरह खड़ा हो सकता है। और जियोक्सन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी टूटी फूटी आवाज में चियो से कहता है, चियो भागो यहाँ से। पर चियो इतना घबरा चुका होता है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और तभी उसके दिमाग में डैन की बातें याद आती है। यदि हम जियोक्सन को 9 तनों और 9 पतियों वाली गोली को अभी खिला देते हैं तो वह उसके शरीर में तुरंत ही खून की तरह मिल जाएगा। तो उसने पूछा था कि हम उसे नीली आध्यात्मिक औषधि को गोली नहीं खिलाएंगे। डैन ने बताया था किसी को नहीं पता इसके दुष्प्रभाव क्या होंगे। अगर हम एक ही समय में उसे 2 अलग अलग गोलियों को खिलाते हैं तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैं जरा सा भी रिस्क को नहीं लेना चाहता हूँ। पर तुम चिंता मत करो, भले ही हम जियोक्सन को नीली आध्यात्मिक औषधि की गोली नहीं खिला रहे हैं, तब भी 9 तनों और 9 पतियों वाली गोली उसकी क्षमताओं को उजागर कर देगा। यही सब सोचता हुआ वो अभी प्रेजेंट में अपने मन में कहता है, भले ही 9 तनों और 9 पतियों वाली गोली से उनकी बुद्धि वापस आ जाए, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो ब्लड डीमन को हरा पाएंगे, इसीलिए अब मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। ये सब सोचता हुआ वो तुरंत ही उन दोनों ही गोलियों को उसे खिला देता है। वो कहता है जल्दी से निकल जाइए। उसे ऐसा करता हुआ देख ब्लड डीमन वो चिल्लाते हुए कहता है, कमीने कहीं के, क्या तूने अभी अभी उसे मिरेकल मेडिसिन को खिलाया है? यह किस तरह की बेवकूफी है? तूने अभी अभी प्रीशियस मेडिसिन को इस बेवकूफ और व्यर्थ कर दिया। वो अब मरकर ही रहेगा। ये सब बोलता हुआ वो अपने हमले को और भी ज्यादा जियोक्सन पर तेज करते हुए चिल्लाता है, हरामखोर कहे कि जल्दी से उसे बाहर निकाल। यही सब बोलता हुआ वो एक ही पल के अंदर हजारों हमले की होते हैं जियोक्सन पर, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। उसके हमले बेकार हो जाते हैं। जियोक्सन की बॉडी ने उन दोनों ही पिल को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लिया था। वो कहता है असंभव, इतनी जल्दी इतने भयंकर मेडिसिन को वो कैसे अवशोषित कर सकता है। तभी एक आवाज आती है, तुम्हारी जैसे तुच्छ इंसान के हिम्मत कैसे हुई जियोक्सन को मारने की कोशिश करने के। उसकी एकदम से ही बड़ी पावर को देखते हुए ब्लड डीमन अपने मन में कहता है, नामुमकिन, ये नहीं हो सकता, मैं उसे संभाल नहीं सकता। इसी के साथ वो पीछे हटते हुए बोल ही रहा होता है, नहीं रुक जा। तभी वो देखता है कि जियोक्सन की बॉडी वो पिघलना शुरू हो चुके थे। वो समझ नहीं पाता ये हो क्या रहा है। उसकी स्किन लावे की तरह मेल्ट कैसे हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि 2 मिरेकल मेडिसिन को एक साथ निकलने की वजह से दोनों ही उसकी बॉडी के अंदर क्लैश कर रहे हैं? यह एक ऐसी चीज है जो मैं अपने जीवन में पहली बार देख रहा हूँ। हम देखते हैं जियोक्सन अपनी बॉडी की बिना परवाह किए ये बोलते हुए, मैं अपने नेफ्यू जियोक्सन को प्रोटेक्ट करूंगा। पूरी तरह साइलेंट हो जाता है। ऐसा लग रहा था उसका काम यही पर तमाम हो गया, क्योंकि कुछ ही पलों के बाद उसके सर पूरी तरह फट चुका था और वहां से ब्लैक ब्लड झरने की तरह बाहर निकलना शुरू हो गया होता है। उसकी इतनी बुरी हालत को देखता हुआ जियोक्सन जैसे ही ये बोलते हुए, बेवकूफ अंकल होश में आई है, आपको इस हरामी रियो को कुचलना है और मदर को बचाना है। उसकी तरफ जाने लगता है। तभी ब्लड डीमन उसके गर्दन पर मारकर उसे बेहोश करते हुए कहता है, यह डेथ एक्यू पॉइंट का डेथ ब्लड है। उसका डेथ एक्यू पॉइंट फट चुका है। उसके बचने का अब कोई संभावना नहीं है। यहाँ तक कि साइड इफेक्ट की वजह से उसका इंटरनल ऑर्गन भी सड़ गया है। उन मिरेकल मेडिसिनों का यह कितना दुखद बर्बादी है। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हालांकि यह खुशी की बात है कि वे मेडिसिन मिंग डायनेस्टी के उन कमीनों की हाथ नहीं लगे। ये सब बोलता हुआ वो तो वहाँ से चला गया होता है, लेकिन जमीन पर जो पड़ा जियोक्सन था वो सोच रहा होता है, मैं फिर से एक बार उन्हें बचाने में असफल रहा। मैं दोबारा अपने वादे को पूरा नहीं कर सका। मुझे माफ कर दो सायो, मैं जियोक्सन को नहीं बचा सका, पर मैं हार नहीं मानूंगा दोबारा। इसी के साथ वो एक बार फिर से उठ चुका था। वो तुरंत ही ब्लड डीमन की ओर एक जोरदार छलांग मारता है, जो कि इतना खतरनाक होता है कि वो 2 ही बार में ब्लड डीमन के पास पहुंच गया होता है। वो हवा में उड़ता हुआ ब्लड डीमन को एक खतरनाक हिट को देते हुए कहता है, उसे तुम मुझसे दूर नहीं ले जा सकते हो। जियोक्सन को अचानक ही अपने पीछे देख ब्लड डीमन किसी तरह तो बच जाता है, लेकिन उसके पंच का प्रेशर इतना ज्यादा था कि उसे खून के उल्टी आ गई थी। वो हैरानी में काउंटर अटैक करते हुए बोलता है, हरामखोर बेवकूफ कहीं के, क्या इतनी बुरी हालत के बावजूद भी तू नहीं मरा, जो तो फिर से मेरे पास मरने आ गया। हम देखते हैं ब्लड डीमन के फिस्ट की वजह से जियोक्सन की बॉडी वो टूटने लगी थी, लेकिन फिर भी वो कहता है, मैं दोबारा अपनों को नहीं खोऊंगा, कभी भी नहीं। इतना बोलते हुए वो जब दोबारा हमला कर रहा है तो उसके अटैक को लेता हुआ ब्लड डीमन वो अपने मन में कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? 2 मिरेकल मेडिसिन को एक साथ लेने के बावजूद भी वो अब तक जिंदा है। क्या ऐसा होना
संभव भी है, जबकि उसकी बॉडी पूरी तरह गर्मी की वजह से पिघल जाना चाहिए था। हम देखते हैं जियोक्सन की नई पावर की वजह से वो पूरी तरह बेहोश हो चुका था, जबकि जियोक्सन उसकी बॉडी के हर एक पार्ट को चीर चीर कर बाहर निकाल रहा होता है। वो पहले उसके दोनों हाथों को उखाड़ता है, बाद में एक खतरनाक हमले के साथ सीधे उसे जमीन पर मारता है, जो कितना क्रूरता भरा हुआ था कि ऐसा लग रहा था उसे मच्छर की तरह मसल दिया गया हो। अपनी ऐसी हालत को देखता हुआ ब्लड डीमन कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे मानो मैं नरक में जल रहा हूँ। बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। साथ ही वो सोच रहा था वह पहले की तुलना में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो गया है, यहाँ तक कि उसके बोलने की हकलाने वाला तरीका भी बदल गया है। क्या उसने दोनों मेडिकल मेडिसिन की एनर्जी को काबू कर लिया? लगता है अब मैं उसे संभाल नहीं सकता हूँ। मेरे पास अब एक ही रास्ता है, म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन। इसी के साथ वो गोल्डन ब्लड डिवाइन डीमन वॉल का इस्तेमाल करते हुए कहता है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मुझे आसानी से हरा दोगे? मैं गोल्डन ब्लड डीमन डायम्यो रियोक हूँ, जिसने पूरे मैदान को हिला डाला। यह मेरी सबसे शक्तिशाली अल्टीमेट ऑफेंसिव टेक्निक है, स्ट्रॉन्ग बॉडी सेल है, जिसमें कि मेरे पूरे जीवन भर की कल्टीवेशन भरी हुई है। आप जितनी शक्ति से चाहो मुझ पर हमला कर सकते हो, मैं तुम्हें उसे दोगुनी करके लौटाऊंगा। जियोक्सन जो सुनता हुआ येलो ड्रैगन की क्यूआई को बाहर निकालते हुए कहता है, अपना ये गंदा मुंह बंद कर, मुझे परवाह नहीं तेरे पास क्या है, क्योंकि आज तेरा मुंह फट कर ही रहेगा। हम देखते हैं जियोक्सन के पीछे येलो ड्रैगन को देखता हुआ ब्लड डीमन वो सोचता है, अब मैं ड्रैगन का सामना कैसे करूं? तभी जियोक्सन अपने एक ही फिस्ट के साथ उसके सर की चीथड़े उड़ा डाला था। उसे मूव करने का एक पल भी नहीं दिया होता है। बाद में वो चियो की तरफ देखते हुए कहता है, साई और तुम्हारा शुक्रिया जिसने कि मुझे शक्ति दे। मैं तुम लोगों की वजह से वापस खुद की तरह हो सका। अब समय आ गया है कि मैं अपने साथ किए गए सारी चीजों का बदला लूं और नूना को बचाने जाऊं। वहीं चियो अपनी बेहोशी की हालत में सपने देख रहा था। वो अपने मदर के पीछे भाग रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचने वाला था तभी वो उससे बहुत ही ज्यादा दूर हो जाती है, जिससे कि वो दोबारा पकड़ने की कोशिश करते हुए कहता है, मुझे अंकल सायो मिल गए हैं, अब आप अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं ग्रेट टेम्परर से बचकर गॉर्जियो वापस जाने के। और तभी उसके सामने एक बड़ी सी दीवार आ जाती है, जिससे वो टकराने के बाद जब अपने सर को उठाकर ऊपर की ओर देखता है तो उसके सामने खड़ा था ग्रेट टेम्परर, जिसे देखता हुआ वो घबराया हुआ कहता है, असंभव, तुम यहाँ पर कैसे हो सकते हो? चाहे फिर बेवकूफ अंकल कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वे ऐसे नहीं हरा सकते। यही सब वो सोच ही रहा होता है, तभी उसके सामने का नजारा बदल जाता है और अब उसके सामने खड़ा था ब्लड डीमन, जो कि उससे कह रहा होता है, अपने सामने देखो छोटे बच्चे, यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हारे अंकल मरे केवल इसलिए क्योंकि तुमने उसे वो मेडिसिन खिलाया। हम देखते हैं जियोक्सन के देखता हुआ वो बहुत ही ज्यादा घबरा चुका था और एकदम से ही जब उसका नाम लेते हुए चिल्लाता हुआ अपनी आंखों को खोलता है तो जियोक्सन उससे कहता है, शांत हो जाओ और नीचे देखो। जियो जिस पर कि नीचे की ओर देखता है तो उसके सामने खड़ा था हजारों की संख्या में नॉर्थ युआन के सैन्य। वो कहता है, ये लोग यहाँ इकट्ठा होकर कर क्या रहे हैं? जियोक्सन पूछता है, क्या वे नॉर्थ युआन के सैनिक हैं? जियो बताता है, हाँ, लेकिन सटीक तरीके से कहूँ तो ये ब्लैक ब्लड कासल के सैनिक हैं। तो जियोक्सन वो बताता है, मैं कुछ समय से सिचुएशन को अवलोकन कर रहा हूँ, लगता है कि वे लोग किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के आने का इंतजार कर रहे हैं। जियो बताता है, ग्रेट टेम्परर, वे लोग ग्रेट टेम्परर के आने का इंतजार कर रहे हैं। जिस पर कि जियोक्सन ब्लड डीमन की बात है, ग्रेट टेम्परर और कॉन्क्यूबाइन जल्द ही डोंगयोंग के पास से गुजरने वाले हैं। अगर तुम जल्दी करते हो तो कल सुबह तुम माँ बेटी मिल पाओगे। याद करता हुआ कहता है, मैं हैरान हूँ, उसने जो कहा था वो वाकई में सच था। ये सब सोचता हुआ वो चियो से पूछता है, ग्रेट टेम्परर यहाँ आ रहे हैं, इसका मतलब क्या तुम्हारी माँ भी उनके साथ होगी? अगर हाँ तो इसमें कोई शक नहीं है, उसे यहाँ से ले जाने का यही सबसे अच्छा मौका है। वो बताता है, आपने सही कहा, मेरी माँ हमेशा ग्रेट टेम्परर के साथ ही रहती है। ये सब बोलता हुआ अचानक उसका ध्यान किसी चीज पर जाता है और वो पूछता है, बेवकूफ अंकल, क्या आपकी सारी यादें वापस आ गई? वो बताता है, हाँ, ये सारी चीजें तुम्हारी वजह से हो पाई। तो जियो वो कहता है, तब तो लगता है कि अब से मैं आपको बेवकूफ नहीं कह सकता हूँ। जिस पर कि जियोक्सन कहता है, चिंता मत करो, तुम मुझे अब भी वो बुला सकते हो। हालांकि मुझे ये बताओ, वो लाल बालों वाला आदमी है कौन? क्या तुम उसे जानते हो? जियो बताता है, वह लाल बालों वाला वो इनविंसिबल ब्लड डीमन है। वह ब्लैक ब्लड कासल में दूसरे नंबर का कमांडर है। साथ ही मैंने सुना है पूरे नॉर्थ युआन में केवल ग्रेट टेम्परर ही उसे हरा सकता है। जियोक्सन जो कि सुनता हुआ कहता है, तो ऐसी बात है। साथ ही वो सोच रहा होता है, मैं लगभग 2 घंटों से उसे देख रहा हूँ, लेकिन मुझे उसमें कोई भी कमजोरी नहीं मिली। ग्रेट टेम्परर के पास जाने से पहले ही मैं उसके हाथों पकड़ा जाऊंगा। मैं अंदाजा नहीं लगा सकता हूँ कि मैं उसे जीत भी पाऊंगा या नहीं। ये सब बोल दो उसे घूर ही रहा था, तभी ब्लड डीमन को अचानक ही कुछ महसूस होता है, जिसकी वजह से वो जैसे ही अपने पीछे देखता है तो वहाँ पहाड़ के ऊपर जहाँ पर की जियोक्सन और चियो था, वहाँ पर अब कोई भी नहीं होता। वो दोनों छुप चुके थे और उसकी नजरों से बचने में कामयाब हो गए होते हैं। इनविंसिबल डीमन कहता है, मैंने किसी को तो महसूस किया था। उसे एकदम से ही इतना सीरियस देख एक बंदा कहता है, क्या हुआ, क्या कुछ गलत है? वो बताता है,
नहीं कुछ भी नहीं। इतना बोलते हुए वो जैसे ही दोबारा समंदर की तरफ देखता है तो वहाँ से उसे एक शिप आधा हुआ दिखता है, जिसे देखता हुआ वो बोलता है वे पहुँच गए, ग्रेट एम्परर का आगमन हो रहा है, सभी लोग एकजुट हो जाओ और अपनी सतर्कता कम मत करना। उसके ऑर्डर को सुनते ही उसकी पूरी सेना अपने घुटनों पर बैठ गई थी, जबकि जियोक्सन उस शिप को देखते हुए कहता है सौभाग्य से हम पकड़े नहीं गए। साथ ही वो सोच रहा होता है यह सिचुएशन बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रही है, शायद मैं नूना को अकेले ही ना बचा पाऊँ, मुझे सायो को साथ लाना होगा। उसी समय उसका ध्यान ग्रेट एम्परर पर जाता है, जिसको देखता हुआ उसकी पूरी दुनिया ही हिल चुकी थी। वो देखता है ग्रेट एम्परर के डार्क ऑरा ने पूरे आसमान को घेर लिया था, हर जगह ऐसा लग रहा था कि अंधेरे ने कब्जा कर लिया हो। वहीं अपने सामने ग्रेट एम्परर को देखता हुआ इनविंसिबल ब्लड डेमन वो कहता है सेलेस्टियल एम्परर अपीयर हो चुके हैं, अब आपकी छत्र छाया में ये दुनिया शांत होगी। आपकी शक्तियों से मिंग डायनेस्टी का आखिरी गौरव आयरन मार्शल एसोसिएशन खत्म हो चुका है। आपकी उपलब्धियों की वजह से न केवल मिंग डायनेस्टी बल्कि पश्चिमी क्षेत्रों और उससे परे नए महाद्वीपों में भी समृद्धि आएगी। सेलेस्टियल एम्परर और नॉर्थ युआन के नाम पर पूरी दुनिया चमकेगी। हम देखते हैं उसके साथ साथ उसके पीछे खड़े पूरी सेना ग्रेट एम्परर को आयरन मार्शल एसोसिएशन पर महान जीत के लिए बधाई देते हैं, जिन्हें सुनता हुआ ग्रेट एम्परर वो कहता है हमारे सामने अभी भी एक बड़ा दुश्मन बाकी है, उसे हराने के बाद हम जश्न मनाएंगे। तो इनविंसिबल डेमन पूछता है कि आप किंग ऑफ वार की बात कर रहे हो, मुझे आपको उसके बारे में कुछ बताना है। आपके आदेशानुसार हमने उस वुमेन को पकड़ लिया है जो यहाँ पर छुपकर नजर रख रही थी। जो सुनता हुआ ग्रेट एम्परर कहता है क्या सच में, जल्दी से उसे यहाँ पर लेकर आओ। हम देखते हैं वे लोग जब हानसांग को उसके सामने लेकर आता है तो वो उसे देखते हुए पूछता है क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला। इनविंसिबल डेमन बताता है उसका नाम हानसांग है, 3 ब्लॉसमों में से एक आइस ब्लॉसम। वह पहले आयरन मार्शल एसोसिएशन का एक मेंबर थी पर अब किंग ऑफ वार की वुमेन है। जबकि दूसरी तरफ माउंटेन के ऊपर चियो अपने सामने नूना को देखते हुए जैसे ही कहता है मदर, तो उसकी हैरानी को देखते हुए जियोक्सन पूछती है कहाँ पर। वो बताता है वहाँ पर काले कपड़ों वाले के बगल में, जैसा कि हमने उम्मीद की थी वो उसके साथ ही है। उसे देखते हुए जियोक्सन पहले वाली नूना को याद करते हुए कहता है वह पहले से बहुत ही ज्यादा बदल गई है, क्या वाकई में वो मेरी नूना ही है। ये सब सोचता हुआ वो जब कंफर्म करने के लिए चियो से दोबारा पूछता है क्या तुम्हें यकीन है दूरी की वजह से तुम धोखा तो नहीं खा रहे हो। चियो बताता है बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं अपनी मदर को ना पहचानूं। जो सुनता हुआ जियोक्सन बोलता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है चियो तुम यही रुको, मैं उसे वापस लेकर आता हूँ। जिस पर कि चियो वो बोल ही रहा होता है लेकिन आप करने क्या वाले हो, तभी वो देखता है जियोक्सन ने एकदम से ही सीधे उन लोगों पर एम्बुश कर दिया था, जिसको देखता हुआ तो चियो भी हैरान था। जबकि इधर इनविंसिबल डेमन की बातों को सुनता हुआ ग्रेट एम्परर बोल रहा होता है किंग ऑफ वार की वुमेन, अब हमें उसके साथ क्या करना चाहिए। वो बताता है एंशिएंट टाइम से ही प्लेन के वॉरियरों के लिए कैदी जैसी कोई चीज नहीं रही है, तो आज हम किंग ऑफ वार के वुमेन की जान लेकर पूरी दुनिया में ब्लड कासल के खौफ को फैला देंगे, क्योंकि डर जितना अधिक होगा उतना ही अधिक हिचकिचाएगा हमारा दुश्मन हमसे टकराने में और हमारे साथियों का मनोबल वो आसमान छुएगा। उनकी ऐसी बातों को सुनता हुआ हानसांग वो सोच रही होती है मैं सोच ही रही थी वे मेरे साथ क्या करना चाहते हैं, पर जैसा कि उम्मीद थी वो मुझे मारने की योजना बना रहे हैं। इसी के साथ वो नूना की तरफ देखते हुए कहती है क्या वाकई में यही वो वुमेन है, मास्टर रैन की बड़ी बहन। वहीं इनविंसिबल डेमन अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए आगे कहता है किसी और तलवार से नहीं बल्कि हम उसे उसी के तलवार से मारेंगे, यह उसके लिए सबसे बेहतर होगा। जिसको सुनता हुआ हानसांग अपने हाथों से एक सिल्क टैप एनर्जी को बाहर निकालते हुए अपने हथकड़ियों को तोड़ता हुआ सोचती है मुझे नहीं पता मैं उनसे जीत पाऊंगी या नहीं, पर मैं खुद को इतनी आसानी से हारने नहीं दूंगी। जब वो अपनी हथकड़ी को तोड़ती है तो उसे देखते हुए इनविंसिबल ब्लड डेमन वो हैरानी में सोचता है मुझे पूरा यकीन है मैंने उसकी एनर्जी को रोकने के लिए उसके सारे मेरिडियन को ब्लॉक कर दिया था, तो फिर वो इतने कम समय में इसे कैसे खोल सकती है। ये सब सोचता हुआ वो चिल्लाता है तुम कर क्या रहे हो, जल्दी से उसे मार डालो। हम देखते हैं जो बंदा हानसांग के स्वॉर्ड को लेकर आया था वो उसे मारने की कोशिश करने ही लगता है। उसी समय हानसांग उसके हाथों पर हमला करते हुए कहती है अब बहुत ही ज्यादा देर हो गई। इसी के साथ वो उसके हाथों को ही उसके बदन से अलग कर दिया था, जिसकी वजह से वो बंदा एक भयंकर चीख को मारता है। जबकि हानसांग अपने स्वॉर्ड को पकड़ते हुए सोचती है मुझे इसे स्वीकार करना ही होगा, मैं अपने करंट स्किल के साथ उन्हें नहीं हरा सकती हूँ। हालांकि अगर मुझे एक अवसर मिल जाए तो मेरा एक ही हमला काफी होगा उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए। ये सब सोचता हुआ वो जैसे ही अपने आइस ब्लॉसम के हमला करने के लिए ग्रेट एम्परर की तरफ देखती है तो उसकी भयानकता को महसूस करता हुआ वो कहती है यह नामुमकिन है, उसके खिलाफ मेरे लिए कोई भी अवसर को फायदा करना असंभव है। वहीं ग्रेट एम्परर उसे देखते हुए कहता है यह बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली था जो तुमने मेरे सामने स्वर को बाहर निकालने का साहस दिखाया। हानसांग जो कि सुनता हुआ अपने मन में कहती है यह सिलसिला ऐसा ही जारी रहा तो मैं मर जाऊंगी। पर तभी अचानक ही कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। वहाँ पर जियोक्सन पहुंच चुका था जो कि इतना जोरदार हिट ग्रेट एम्परर
एम्परर को देता है कि उसकी पूरी दुनिया ही हिल चुकी थी, यहाँ तक कि वह जिस शिप पर खड़ा था वो शिप भी तबाह हो चुका था, जिसको देखता हुआ इनविंसिबल डीमन वो घबराते हुए जैसे ही ग्रेट एम्परर की ओर जाते हुए कहता है, मेरे महान एम्परर क्या आप ठीक हो? तो उसे देखते हुए हान सांग ये कहते हुए, यही मेरा मौका है, उसके ही डायलॉग को दोहराती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है तुम ऐसे समय में जब हमारा जीवन दांव पर लगा हो डिस्ट्रैक्ट होने की हिम्मत कर सकते हो। इसी के साथ वो अपने स्वर को सीधे इनविंसिबल डीमन के बॉडी के आर पार करते हुए उसे पूरी तरह से बर्फ के अंदर ढकते हुए कहती है, तुम्हें पता होना चाहिए था अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। हम देखते हैं अपने दो कमांडरों को इस तरह बेबस होता हुआ देख ब्लैक मर्चेंट का लीडर उनके बीच कूदते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने के? मैं तुम्हारे बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पर कोई फायदा नहीं था, हान सांग एकदम सही मूर्ति है और उससे भी अपने एक ही हमले के साथ पूरी तरह से बर्फ में जमा दिया होता है। ऐसी सिचुएशन को देखते हुए वहाँ पर खड़ी सेना उन लोगों पर हमला करते हुए कहते हैं, सेलेस्टियल एम्परर को प्रोटेक्ट करो। जिनको देख जियोक्सन अपना हमला करते हुए कहता है, ये सोचने की हिम्मत भी मत करना मेरे होते हुए तुम उन्हें छू भी पाओगे। हम देखते हैं अपने एक ही हमले के साथ वो वहाँ पर खड़े कई हजार सैनिकों के चीते उड़ा डाला था। वही नूना जियोक्सन के पीछे खड़ी सोच रही होती है, केवल एक ही हमले के साथ उसने ग्रेट एम्परर को नीचे गिरा दिया, जिसको कि स्वारिसेन और अनमैच स्वारी टैलेंट भी नहीं हरा सका। क्या वह मिंग डायनेस्टी का कोई भेजा हुआ असासिन है? हम देखते हैं जियोक्सन जैसे ही पीछे मुड़कर उसकी तरफ अपने हाथों को बढ़ाता है तो उसे देखते हुए नूना वो बोलती है, क्या वाकई में आज मैं यहाँ पर मरने जा रही हूँ? मेरे बच्चे कहाँ पर हो तुम? उसकी ऐसी बातों को सुनता हुआ जियोक्सन बोलता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? भला मैं अपनी बड़ी बहन को क्यों ही मारूंगा? ये सब बोलता हुआ वो जैसे ही उसे अपनी गोद में उठाता है तो उसकी आवाज को सुन नूना बोलती है, ये आवाज बिल्कुल भी नहीं, क्या तुम जियोक्सन हो? आखिर तुम वापस कैसे आ सकते हो? जियोक्सन जवाब देता है, मैं तुम लोगों को कभी भी छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, बहुत समय हो गया, बताओ कैसी हो तुम? उसे इतना फटाफट बोलता हुआ देख हान सांग कहती है, मास्टर जियोक क्या आपकी यादें वापस आ गई? जियोक्सन बताता है, मुझे नहीं पता आप लोग यहाँ पर क्यों हैं, लेकिन आप लोगों की वजह से मैं दोबारा ठीक हो गया हूँ। हान सांग कहती है, अच्छी बात है, हालांकि हमें पहले यहाँ से निकलना होगा, तो चलिए चलते हैं। जियोक्सन जिस पर नूना से कहता है, मुझे कसकर पकड़ लो। इसी के साथ जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो उसे देखते हुए ग्रेट एम्परर कहता है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ से मुझसे बचकर निकल जाओगे? मैं गो यांग डायग्योक हूँ, मुझसे कोई भी बचकर नहीं जा सकता। ये सब बोलता वो जब अपना भयंकर हमला करता है तो हम देख पाते हैं उसकी डार्क एनर्जी सीधे जा करके जियोक्सन को हिट किया होता है, और चूंकि वह रुक नहीं सकता था तो वो किसी तरह वहाँ से तो निकल गया होता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कोई बोल रहा था, हम आखिरकार पहुंच ही गए। मैंने उन्हें बताया था हमें केवल आवश्यक चीजों को ही लेना चाहिए, लेकिन मास्टर ने हमें इतनी सारी चीजों को लाने के लिए कहा कि हमें इतनी लेट हो गई। तो दूसरा पर्सन वो बताता है, यह तो बस उनकी अपनी बेटी के लिए प्यार है। तो पहले वाला पर्सन वो कहती है, सही कहा, हमारे मास्टर अपनी बेटी को लेकर बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है। खैर मुझे बताइए मिस्टर, क्या आप सचमुच में वही व्यक्ति हैं जिन्हें कि एल्डर होंग ने भेजा था? वो बंदा बताता है, बिल्कुल, मेरा नाम ली हो है, मैं ग्योवेंग क्लैन का एल्डर हूँ जो कि किंग ऑफ फार के लिए एक सीक्रेट लेटर को लेकर जा रहा है, इसीलिए मुझ पर शक मत करो, मैं इससे परेशान हो रहा हूँ। सोहो की सर्वेंट वो बोलती है, क्या ऐसी बात है? लेकिन आखिर उस लेटर में है क्या? वो ब्रो बताता है, मैं नहीं जानता क्योंकि मैं इसे खोल कर नहीं देख सकता हूँ। वो बंदी कहती है, हल्का सा तो आप खोल ही सकते हो, इसे किसी को भी पता नहीं चलेगा। वो बताता है, कभी भी नहीं। कुछ समय बाद हम देखते हैं वे लोग जब बॉक्चन विलेज में पहुंचते हैं तो वहाँ की तबाह हुई धरती को देखते हुए वे लोग हैरानी में कहते हैं, आखिर यहाँ पर क्या हुआ है? क्या तुम्हें यकीन है कि किंग ऑफ वार यहीं पर है? वह बंदी बताते हैं, जब मैं यहाँ से निकली थी तो ये जगह पूरी तरह ठीक थे। वो ब्रो कहता है, पूरा गाँव जलकर राख हो गया है, यह जगह बस लाशों की ढेर बनकर रह गई। मुझे नहीं लगता किंग ऑफ वार यहाँ होगा भी। जो सुनता हो उस बंदी को अचानक ही सोहो की याद आती है। वो कहती है, तुम लोग कर क्या रहे हो? जल्दी से यंग लेडी सोहो को ढूंढो। इसी के साथ हम देखते हैं कुछ समय बाद उसे सोहो मिल जाती है। वो कहती है, आप यहाँ पर हैं यंग लेडी, क्या आप ठीक हैं? उसे इस तरह देख सोहो भी हैरान थे। वो उसकी तरफ देखते हुए कहती है, तो तुम यहाँ आ गए? वो इसकी फूली हुई आंखों को देखते हुए वो बंदी बोलती है, अरे बाप रे, आपके साथ ये क्या हुआ? आपकी आंख इतनी सूजी हुई क्यों है? क्या आप रो रही थे? वो बताती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं भला क्यों ही रोऊंगी? तुम्हें पता है श्याम, मैं अकेली चाहे फिर दुखी होती हूँ तभी नहीं रोती। जो सुनता हुआ वे दोनों ही लोग एक साथ अपने मन में कहते हैं, वो रो रहे थे, डेफिनेटली वो रो रही थे, पर वे लोग ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देते। ब्रो कहता है, ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप की यंग लेडी, प्लीज मेरी ग्रीटिंग को स्वीकार करिए। मेरा नाम लिहो है, मुझे यहाँ पर एल्डर होंग ने भेजा है वर्तमान में घटित सारी सिचुएशन को अवगत कराने के लिए। तो सोहो वो हैरान होते हुए कहती है,
क्या एल्डर होंग ने? वहीं कहीं और पर हम देख पाते हैं वोल्डबर्गर वो चिल्ला रहा होता है। क्या यह सेंस भी बनाता है? माउंट हुआ और सॉलिन के बाद आयरन मार्शल एसोसिएशन भी हार गया तो उसके सामने खड़ा बंदा वो बताता है उन्हें अनएक्सपेक्टेड हमले का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से वे बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से हार गए हैं। तो वोल्डबर्गर वो पूछता है क्या कोई जिंदा भी बचा है? वो बंदा बताता है मैंने सुना है कि सारे लोग मारे गए और कुनसांग जिस जगह पर आयरन मार्शल एसोसिएशन कभी स्थापित था वह पूरी तरह से समंदर में डूब चुका है और अब उसके बस अधूरे निशान ही बचे हैं जबकि दुश्मनों की संख्या केवल कुछ 100 ही थे। वोल्डबर्गर पूछता है क्या तुम्हें उनके आने के रास्ते पता चले? वो बंदा बताता है नहीं, हमें बस इतना पता है कि यह कैसे हुआ। लेकिन आयरन मार्शल एसोसिएशन पर हमला करने के बाद वे बदमाश बिना किसी निशान के गायब हो गए। शायद वे लोग जहाज से आए थे जिसकी वजह से हमें कोई भी निशान नहीं मिल रहा है। इसके अलावा मुझे खबर मिली है कि जिस ग्रुप ने सॉलिन पर हमला किया था वो अब जोंगनंग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम देखते हैं जोंगनंग के नाम को सुन वोल्डबर्गर बहुत ही ज्यादा चौंक चुका था। वो तुरंत ऑर्डर देते हुए कहता है जल्दी से जोंगनंग को इसकी खबर भेजो। साथ ही वो सोच रहा होता है हमें फैसला लेना ही होगा। हम कंफ्यूज ग्योवेंग के लीडर के आदेशों का इंतजार नहीं कर सकते। इसी के साथ वो पूछता है क्या सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं? वही जवाब देता है हाँ हम सब इकट्ठा हो गए हैं। तो वो अपने लोगों के जोश को बढ़ाते हुए कहता है आयरन मार्शल एसोसिएशन में तैनात सभी मेंबर तुमने खूनी नरसंहार की खबर सुनी ही होगी। इस समय से मैं हांगम्यो माउंट हुआ और सॉलिन में सभी गतिविधियों को बंद कर रहा हूँ और मैं ब्लैक ब्लड कासल के उन ताकतों का पता लगाने जा रहा हूँ जिन्होंने आयरन मार्शल एसोसिएशन का पतन किया। वे चाहे जहाँ भी हो मैं उनका पता लगाऊंगा ग्योवेंग के नेटवर्क का इस्तेमाल करके। इसलिए मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ क्या तुम मेरे साथ हो? क्योंकि यह ग्योवेंग के लीडर का आदेश नहीं है। अगर तुम मेरे साथ आते हो तो तुम्हें दंड भी मिल सकता है। यह मेरा खुद का लिया हुआ फैसला है। हालांकि अगर तुम अपना सब कुछ दांव पर लगाकर मेरा साथ देने का साहस करते हो और ग्योवेंग को प्रोटेक्ट करते हो तो मेनलैंड और ग्रेट मिंग डायनेस्टी फिर से आगे बढ़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरा साथ दोगे। जो सुनता हुआ उसके सामने खड़े लोग कहते हैं बिल्कुल हम आपके साथ हैं। उनमें से एक को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो वोल्डबर्गर उन सभी को लीड करता हुआ कहता है जो लोग भी मुझसे सहमत हैं वे मुझे फॉलो करें। हम जोंगनंग जा रहे हैं। हम देखते हैं इन सारी चीजों को जब बुढ़ाओ सोहो को बताता है तो वो कहती है आपका मतलब माउंट हुआ के साथ साथ सॉलिन भी ध्वस्त हो चुका है और अब एल्डर होंग उन सभी को रोकने के लिए जोंगनंग जा रहे हैं। वो बताता है आपने सही कहा। सोहो कहती है बाकियों का तो मुझे नहीं पता लेकिन आयरन मार्शल एसोसिएशन को कैसे गिराया जा सकता है? क्या पूरे आइलैंड को ही गायब कर देना संभव भी है? ये सब बोलता हुआ अचानक उसका ध्यान पीछे डैन की तरफ जाता है। वो कहती है और हम देखते हैं उन लोगों की बातों को सुनता हुआ डैन बहुत ही ज्यादा सीरियस था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देख सोह बोलती है कि आप ठीक हो? क्या आपकी इंटरनल एनर्जी रिकवर हो गई? वो बताता है हाँ मैं ठीक हूँ। और तुमने अभी अभी क्या बोला? आयरन मार्शल एसोसिएशन गायब हो गया है, तुम्हारा मतलब क्या है? वो बूढ़ा कहता है मेरी ग्रीटिंग को स्वीकार करिए किंग ऑफ वार। मुझे यहाँ पर एल्डर होंग ने एक सीक्रेट लेटर को लेकर भेजा है। उन्होंने कहा इसमें कुछ घटी घटनाओं का विवरण है। डैन उस लेटर को लेकर जब खोल कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वोल्डबर्गर ने उन्हें सब कुछ बताया होता है जो कुछ भी उनके साथ हुआ और हानसांग ने उनका कैसे सामना किया। दूसरी तरफ हम माउंट जोंगनंग में डाहोंग विलेज को देखते हैं जहाँ पर तबाही ही तबाही थे और कोई चिल्ला रहा होता है ये नॉर्थ युआन के लोग हैं, उन कमीनों को रोको। डाहोंग माउंट जोंगनंग को प्रोटेक्ट करने वाला आखिरी गढ़ है। हम इसे नॉर्थ युआन के कमीने के हाथों में कभी भी नहीं जाने दे सकते, इसीलिए पीछे मत हटना। जो सुनता हुआ बीस्ट डीमन वो कहता है वे कभी भी अपनी ऐसी ताकत के साथ इसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। वे बेकार में ही कोशिश कर रहे हैं। जिस पर कि गूंगा 9 डिमोनिक स्वॉर्ड जब हो करके कुछ पूछता है तो वो कहता है मैं जानता हूँ अभी भी वो बूढ़ा आदमी बचा हुआ है जिसकी वजह से हमारे लिए सिचुएशन अभी भी इतना आसान नहीं हुआ है। जिस पर कि 9 डिमोनिक स्वॉर्ड फिर से जब कुछ कहता है तो वो उसे समझते हुए जवाब देता है मैंने तुमसे कहा ना मैं जानता हूँ इस गांव के लोगों को मारा नहीं जाएगा, बस उन्हें जिंदा बंदी बनाया जाएगा। जिसको सुनता हुआ 9 डिमोनिक स्वॉर्ड जब फिर से कुछ बोलता है तो वेस्ट डीमन कहता है तुम हराम खोर कहेंगे, अंत तक मुझे परेशान करना नहीं छोड़ोगे। मैं कभी भी उस बात को नहीं भूल सकता हूँ जिस तरह उसने उस दिन त्रासदी को मचाया था। 10 साल पहले उसने मिंग डायनेस्टी के भाग्य का निर्णय लिया था। मैं उस मनहूस चीज को आज पलट कर ही रहूंगा। यानी कि ये लोग 10 साल पहले इमॉर्टल स्वॉर्ड के साथ लड़ाई को याद कर रहे होते हैं। वेस्ट डीमन कहता है आज मैं हांगम्यो और जोंगनंग साइड की जीवन रेखा को काट डालूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं इमॉर्टल स्वॉर्ड हांगम्यो लीडर के साथ अपने सभी लोगों के साथ नोंगहंग विलेज को आग में जलता हुआ देख रहा होता है। तो उसका डिसेबल वो बताता है ग्योवेंग के भेजे गए लेटर के अनुसार ये सारे ब्लैक ब्लड कासल के नाजायज औलाद हैं और नॉर्थ युआन के बचे हुए अवशेष इन्होंने ही सॉलिन को ध्वस्त किया है।
वहीं बीस्ट डीमन उन्हें दूर से देखता हुआ सोच रहा था, मुझे पूरा यकीन है तुम अपने 23 स्वार का दोबारा इस्तेमाल नहीं करोगे, एक वैसे ही जैसे कि तुमने 10 साल पहले किया था। अपने द्वारा हुई नरसंहार की वजह से तुमने कसम खाई है तुम फिर से कभी भी इंसानों के खिलाफ तलवार नहीं उठाओगे। इसके अलावा यहाँ डोंगहंग विलेज में तो तुम्हारे खुद के डिसेबल भी हैं। और हाँ, बीस्ट डीमन सोच नहीं रहा था बल्कि वो माइंड के जरिए मोटल स्वार से कह रहा होता है, जिसकी वजह से मोटल स्वार वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो अपनी एनर्जी को बाहर निकालते हुए उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कमीने कहीं के। सेम टाइम पर हम बोकचोन विलेज के अंदर देखते हैं जहाँ पर के अब चूंकि डैन को सारी सिचुएशन के बारे में पता चल चुका था तो वो सोहो से अलविदा लेने के लिए पूरी तरह तैयार था। सोहो कहती है, तो अब आप जा रहे हो। वो बताता है, तुमने सही कहा। इस पर कि वो कहती है, ऐसा लगता है कि आप यंग लेडी हान को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं, क्या इसीलिए आप। तो उसे बीच में ही टोकते हुए डैन कहता है, मैं वहाँ इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे यंग लेडी की चिंता है, बल्कि मैं तो वहाँ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने मास्टर के साथ किए गए वादे को निभाना है। वो कहती है, वादा किस तरह के। डैन बताता है, मैंने अपने मास्टर से वादा किया था मैं किसी भी कीमत पर उनकी बेटी को ढूंढूंगा और उन्हें सुरक्षित करूंगा। जो सुन सो बोलती है, बड़ी बहन सांगा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप उनके पास जाएं और पता चला के उन्हें तो आपकी मदद की आवश्यकता ही नहीं थे। डैन बताता है, हर तरह से आपसे और यंग लेडी हान से मुझे मदद ही मिली है, जबकि मैंने बदले में कुछ भी नहीं किया, इसीलिए यह सबसे बड़ा कारण है जो मैं उसके पास जा रहा हूँ। जबकि तुम एक ऐसी पर्सन हो जिस पर मैं सबसे अधिक भरोसा करता हूँ, इसीलिए चिंता मत करो, जितनी जल्दी हो सके मैं वापस आ जाऊंगा। तो प्लीज जियोक्सन और चियोल का ध्यान रखना। मतलब कि अब तक इन लोगों को पता नहीं था कि वे दोनों ही उन लोगों की पहुंच से बहुत दूर जा चुके हैं। खैर, इसके बाद हम देखते हैं काफी समय बीत गया होता है और हाँ, पता नहीं चल रहा है कि कौन सा सीन किस समय में चल रहा है, तो कंफ्यूज मत होना, बस मजे ला। खैर, हम देखते हैं इसके बाद बहुत ही ज्यादा समय बीत चुका था। सो डैन का इंतजार करते हुए सोच रही थी और एवियन को यहाँ से गए हुए बहुत ही ज्यादा समय हो गया है। तभी वहाँ पर चियोल मोरिन आकर कहता है, लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा गहरी सोच में हो। वो उसे वहाँ पर देख जब कहती है, मास्टर चियोल, तो चियोल मोरिन बताता है, किंग ऑफ वार उसके यहाँ से जाने के बाद आप दोनों की बात नहीं हुई, सही कहा ना। सोहो कहती है, उस सिचुएशन में उसे जाने देने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए अब सवाल ही नहीं उठता है कि हमारी बात हो रही है या नहीं। वो कहता है, सच कहूँ तो मैं किंग ऑफ वार से निराश हूँ, उनसे बात करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर वह वाकई में दुनिया की परवाह करता तो आयरन मार्शल एसोसिएशन के तबाह हो जाने के बाद वह इसके बारे में सोचता। जिसको सुनता हुआ सोहो बोलती है, ऐसा लगता है कि आप दोनों की बातचीत अच्छी नहीं गई। हम देखते हैं जब चियोल मोरिन और डैन दोनों ही साथ थे तो डैन कहता है, मुझे इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। जिस पर कि वो कहता है, क्या आप इसे लेकर सीरियस हैं? आपने ग्योवेंग के भेजे हुए संदेश को तो सुना ही है। यदि यह सच है कि आयरन मार्शल एसोसिएशन को ब्लैक ब्लड कासल ने ध्वस्त किया था, तो जियांगू के बचे हुए सारे मार्शल आर्टिस्टों को ब्लैक ब्लड कासल के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। अगर आप मदद करते हैं तो ये बहुत ही बड़ा सम्मान होगा। डैन कहता है, यही तो मैं बोल रहा हूँ, मुझे सम्मान जैसी किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं है, मुझे बस अपनी नूना और अपने नेफ्यू के साथ जियोक्सन और लेडी हान को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मुझे खेद है जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ। वैसे भी यह जियांगू का मामला है तो इसे जियांगू के लोगों को ही सुलझाना चाहिए। मैं अब यहाँ से चलता हूँ। ये सब बोलता हुआ जब वो वहाँ से जाने लगता है तो चियोल मोरिन वो कहता है, ऐसा लगता है कि आप यह सोच रहे हो कि आपका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि आप गॉर्जियो से आते हैं। अगर हाँ तो आप बिल्कुल ही गलत हैं। यदि यह सिलसिला जारी रहा और ब्लैक ब्लड कासल ने मिंग डायनेस्टी को हरा दिया तो आप सोच पा रहे हैं अगला निशाना उनका कौन सा होगा? निश्चित रूप से वे गॉर्जियो की ओर बढ़ेंगे। डैन जवाब देता है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इससे पहले कि वे ऐसा करें मैं पूरे ब्लैक ब्लड कासल को ही इस दुनिया से मिटा दूंगा। इतना बोलकर जब वो वहाँ से चला गया था तो पीछे बैठा हुआ चियोल मोरिन वो कहता है, मैं नहीं सोचता यह संभव भी होगा। हम देखते हैं इन्हीं सारी बातों को जब वह सोहो से कहता है तो सोहो बोलती है, जैसा कि लगा था। और एवियन का अपना एक अलग रास्ता है। हालांकि अब चूंकि हम सब का प्रिय ही यही पर है था, चाहे कुछ भी हो जाए ग्रेट हेवनली मर्चेंट ग्रुप आयरन मार्शल एसोसिएशन के साथ खड़ा रहेगा। हम ब्लैक ब्लड कासल के खिलाफ लड़ाई में आपको सारी जरूरी चीजों को सप्लाई करेंगे। जिस पर कि चियोल मोरिन उसे शुक्रिया कहते हुए बताता है, अब मैं सबसे पहले आयरन मार्शल एसोसिएशन में वापस जाऊंगा। सोहो कहती है, आपको आयरन मार्शल एसोसिएशन के हेड का अंतिम संस्कार भी करना होगा तो प्लीज जाइए। जैसे ही मैं यहाँ पर सारी तैयारी कर लूंगी मैं आपसे दोबारा मिलूंगी। चियोल मोरिन कहता है, नहीं आप गलत हो, मैं वहाँ पर अंतिम संस्कार करने नहीं जा रहा हूँ। मैं अपने फादर का अंतिम संस्कार तब करूंगा जब मैं ग्रेट एम्परर के गले को काटूंगा और मैं अपने फादर को दिखाऊंगा कि मैं किंग ऑफ वार के बगैर भी इसे कर सकता हूँ। इसी के साथ सीन चेंज होता है और
और अगले सीन में हम देखते हैं डैन उस जगह पर पहुंच चुका था जहां पर कि हानसंग और ग्रेट एम्परर के मुठभेड़ हुई थी। वो वहां पर हुई तबाही को देखते हुए कहता है इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह लेडी हान का आइस ब्लॉसम हमला है। बर्फ में फंसकर सैकड़ों सैनिक मारे गए। यह निश्चित ही उसी समय हुआ होगा जिस पल उनका जहाज नष्ट हुआ, उसी पल वे संभवतः जम गए होंगे। ये सब बोलता हुआ वो उस जमे हुए बर्फ की तरफ देखते हुए सोचता है यह बर्फ स्वर्ग से नहीं तोड़ी गई है, शायद यह वही चांदी का तार है जिसका इस्तेमाल ब्लैक मर्चेंट करते हैं। और यह पिघली हुई बर्फ इसे निश्चित रूप से किसी साधारण आग से तो नहीं पिघलाया गया है, बल्कि यह बहुत ही अधिक इंटरनल एनर्जी से निकली हुई आग थी। मुझे यकीन नहीं है ये कौन कर सकता है। क्या वाकई में ग्रेट एम्परर के साथ दो ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं जिसका स्केल 3 टेरेंटो से भी अधिक है। वास्तव में यहाँ हुआ क्या था? यदि मैं यह मान भी लूं कि ग्रेट एम्परर के साथ जो 2 व्यक्ति था वो दुनिया के 7 ड्यूनों में से एक है, तब भी मुझे एक चीज बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि यहाँ पर एक और तीसरा व्यक्ति था। यह टेरेस तो निश्चित रूप से यंग लेडी हान की है, पर ये दूसरा टेरेस मुझे इससे प्रबल यंग एनर्जी का अनुभव हो रहा है, जो कि मुझे जियोक्सन की येलो ड्रैगन सुप्रीम क्यूआई की याद दिला रही है, जिसके पीछे ग्रेट एम्परर के साथ ही भाग रहे हैं। यहाँ की सिचुएशन को देखकर ऐसा लगता है कि उस आदमी ने यंग लेडी हान के साथ ये किया है। बेहतर होगा कि इन कदमों का पीछा करके मैं खुद वहाँ जाकर देखूं। ये सब बोलता हुआ वह जियोक्सन के कदमों का पीछा करते हुए अंत में एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहाँ पर कि जियोक्सन ग्रेट एम्परर के हमले से टकराकर नीचे गिरा था। वो उसे देखते हुए कहता है यहाँ पर कुछ ट्रेसेस एनर्जी की अभी भी बची हुई है, जो कि उसी तीसरे आदमी की है। क्या उसे चोट लगी है? ऐसा लगता है कि उसने अपने इंटरनल एनर्जी का इस्तेमाल करके खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस पर किया हमला इतना जोरदार था कि उसे फिर भी नुकसान हुआ। छलांग की ताकत और कोने को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये बहुत ही भयंकर हमला था। क्या उन्हें हवा के बीच ही रोकने की कोशिश की गई थी? लगता है कि वे लोग दक्षिण की ओर गए हैं। मुझे जल्दी करनी होगी, क्योंकि लगभग उन्हें यहाँ से गए हुए 24 घंटे हो गए हैं, पर मैं अंदाजा नहीं लगा सकता उस तीसरे व्यक्ति की गति और यंग लेडी की गति को देखते हुए आखिर वो यहाँ से कितनी दूर तक गए हैं। हालांकि ये कम से कम राहत की बात है कि मुझे उनका दिशा पता चल गया। हम देखते हैं दूसरी तरफ हानसंग और जियोक्सन बहुत ही तेजी से भाग रहे होते हैं। वहीं चियो जियोक्सन की बुरी हालत को देखते हुए पूछता है क्या आप ठीक हो? वो बताता है सब कुछ ठीक है। तो चियो उसकी पीठ पर लगी चोट को देखते हुए बोलता है आपकी पीठ से बहुत ही ज्यादा खून बह रहा है। वो बताता है मुझे अपनी बड़ी बहन को ढूंढने में पूरे 10 साल लग गए, तो अब मैं किसी को भी खोना नहीं चाहता हूँ। इन 10 सालों के बीच जो मुझे दर्द हुआ उसकी तुलना में यह दर्द कुछ भी नहीं है। उसकी ऐसी बातों को सुनता हुआ नूना वो काफी ही ज्यादा परेशान हो रही थी। जबकि पीछा कर रहा लोगों को देखते हुए हानसंग कहती है मास्टर जियोक हमारा पीछा किया जा रहा है, हमें जल्दी करनी होगी। वहीं उनका पीछा कर रहे बंदे कहते हैं वे कमीने वहाँ पर हैं, हमने उन्हें ढूंढ लिया, जल्दी करो, हम उन्हें खो नहीं सकते। सेलेस्टियल एम्परर को तुरंत सूचित करो। जो सुनता हुआ हम देखते हैं एक बंदा वो अपने सिग्नल को आसमान में भेज डाला था, जो कि जैसे ही आकाश में जाकर फटता है तो उसे देखते हुए दूर से ग्रेट एम्परर कहता है मेरे लिए कॉन्क्यूबाइन बहुत ही ज्यादा खास है, मैं इसे सबऑर्डिनेटों पर नहीं छोड़ सकता और न ही मैं अभी कोई कदम उठा सकता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर उसे वापस सुरक्षित लाओ, क्योंकि तुम ऐसे लोग हो जिन पर मैं पूरी तरह से भरोसा कर सकता हूँ। 10 साल पहले जब मैं उस भिक्षु से मिला था तो उसने कहा था मुझे 3 पछतावे होंगे। मैंने पहले ही 2 पछतावे पाल लिए हैं और अब मैं तीसरे पछतावे को नहीं पालना चाहता हूँ, इसलिए इस बात को ध्यान में रखना। जो सुनता हुआ इनविंसिबल डीमन वो बोलता है मैं अपने गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ मेरे महान एम्परर, पर मुझे आपसे कुछ कहना है। आप हेवन के मास्टर हैं, सेलेस्टियल एम्परर। इस संसार में कोई भी चीज हेवनली एम्परर की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकते। एम्परर कहता है मैं जानता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे निराश मत करना। जो सुन इनविंसिबल डेमन वहाँ से जाते हुए कहता है आप चिंता मत करिए, वह निश्चित रूप से वापस आएगी। इसी के साथ वो आसमान में जाता है और वहाँ से सीधे बुलेट की तरह जियोक्सन की तरफ उतरते हुए कहता है सेलेस्टियल एम्परर का आदेश सर्वोपरि है, उनके खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता। अचानक से उसे अपने पीछे देख जियोक्सन अपने मन में कहता है वो बहुत ही ज्यादा तेज है, बहुत ही ज्यादा। हम देखते हैं उन दोनों का टकराव इतना ज्यादा भयंकर था कि उसकी शॉक वेव पूरी जंगल में फैल चुके थे, यहाँ तक कि किलोमीटर दूर डैन तक उसकी आवाज पहुंचती है। वो उन्हें महसूस करता हुआ कहता है वे मुझे मिल गए। सेम टाइम पर दूसरी तरफ हम देखते हैं बैगर्स जंगलों की ओर जाते हुए बात कर रहे होते हैं। 3 जन्मों के लगातार चक्कर लेने के बाद मैं भिखारी के रूप में पैदा हुआ, इससे बड़ी उपलब्धि मुझे कहाँ मिल सकती थी। जो सुनता हुआ बाकी के भिखारी बहुत जोरों जोरों से हंसने लगते हैं और इसी तरह वे लोग काफी सारी मजाकिया बातें कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी पता था अब वे लोग मौत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये बंदा कहता है एल्डर मुझे अब जंगलों दिखाई देने लगा है। ऑलवेगर कहता है
तो आखिर हम पहुंच ही गए। वो बंदा बोलता है लेकिन हालात अच्छे नहीं दिख रहे हैं, हमें थोड़ी और तेजी से चलना चाहिए था। ओल्डबैगर जो कि सुनता हुआ बोलता है जोंगनुंग सेट के इमॉर्टल स्वॉर्ड और सियोमुनेक जिन्हें कि जोंगनुंग सेट का फ्लाइंग स्वॉर्ड कहा जाता है, वो इसके रहते हुए भी अगर जोंगनुंग इस तरह जल रहा है तो निश्चित ही तुम भले ही कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, तुम्हारा जिंदा बचना आसान नहीं होगा। उनकी ऐसी बातों को सुनता हुआ कैरेज के अंदर बैठा हुआ हांसू कहता है बहुत ही ज्यादा गुस्से में ग्रैंड मास्टर। तो उसकी आवाज को सुनता हुआ ओल्डबैगर बोलता है कि आप अपने होश में आ गए। वो बताता है हाँ। तो ओल्डबैगर उसे थोड़ी देर तक देखने के बाद उससे कहता है फिलहाल के लिए मैंने सभी ग्योबैंग के मेडिकल मेडिसिनों को मिलाकर आपको जिंदा बचा लिया है और आपको आराम करना चाहिए। वो बताता है आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, और अगर मेरा ग्रैंड मास्टर और सीनियर ब्रदर वो मारा गया है तो मुझे उनका बदला लेना होगा, लेकिन अगर वे अभी भी दुश्मनों का सामना कर रहे हैं तो मुझे जोंगनुंग सेक्ट का अपनी जान जाने तक साथ देना होगा। तो प्लीज मुझे एक अपॉर्चुनिटी दीजिएगा ताकि मैं उनका सर धड़ से अलग कर सकूं। ओल्डबैगर जिस पर कि हंसते हुए अपने मन में सोचता है एक मौका, वो भी उनके जैसे लोगों के खिलाफ। इसी के साथ वो बताता है खैर कोशिश करने से पहले मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि ये असंभव है, इसलिए मैं जरूर कोशिश करूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं तबाह हो रही डोहंग विलेज के अंदर कोई हंसते हुए बोल रहा था यह कितनी बड़ी बेवकूफी है, तुम्हें पता होना चाहिए सारी चीजें पहले ही खत्म हो चुके हैं। इसी के साथ वो सेक्ट लीडर के बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है, जिसको देखता हुआ ये लोग उसकी तरफ भागते हुए कह रहे थे हमारे सेक्ट लीडर पर हमला हुआ है पर वो अभी भी जिंदा है, उन्हें बचाओ। पर आगे वे लोग कुछ भी कर पाते उससे पहले ही उन पर भी हमला हुआ था और उनकी बॉडी को भी चिथड़े उड़ा डाला गया होता है, जिन्हें देखता हुआ इमॉर्टल स्वॉर्ड चिल्लाता है हमारी फॉर्मेशन को टूटने मत दो, 7 स्टार स्वॉर्ड फॉर्मेशन में ट्रांसफर होकर स्ट्राइक करो। जिस पर कि उसके पीछे खड़ा बीस्ट डीमन बोलता है यही तो मैं कह रहा था, चाहे फिर 7 स्टार हो या फिर 8 स्टार, यह काम नहीं करेगा दुनिया के 7 डीमनों के अगेंस्ट। तो विरोध करना बंद करो बूढ़े आदमी और अपना गर्दन मुझे दे दो। ये सब बोलता हुआ वो जब हमला करता है तो इमॉर्टल स्वॉर्ड अपने स्वॉर्ड को सामने लाते हुए बोलता है क्या तुम्हें मेरी गर्दन चाहिए? वो बताता है हाँ तुमने सही कहा, अगर तुम अपनी पुरानी बेकार गर्दन को त्याग देते हो तो बाकी के बच्चे बच जाएंगे। वैसे भी तुमने बहुत ही ज्यादा जीवन को जी लिया है और अब ज्यादा देर तक तुम्हारी जीवन रेखा नहीं चलेगी, तो अच्छा होगा कि तुम जवान लोगों के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दो। जिसको सुनता हुआ इमॉर्टल स्वॉर्ड जवाब देता है तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक बुरे इंसान के रूप में मुझे ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो बीस्ट डीमन जवाब देता है एक बात ध्यान में रखना, तुम कभी भी दुनिया के 7 डीमनों को हरा नहीं पाओगे, क्योंकि आयरन मार्शल एसोसिएशन में आयोजित पावरफुल ग्रुप्स की ग्रैंड असेंबली में तुम्हें जो जहर दिया गया था उससे पूरी तरह ठीक हुए बिना ही तुमने किंग ऑफ वार का भी सामना किया, जिसमें कि तुम मरे तो नहीं लेकिन जो तुम्हें चोट लगी वो मौत के बराबर थी। अगर तुम अभी अपने पीक में होते तो मुझे कब का 2 हिस्सों में अलग कर दिया होता, लेकिन अब देखो मेरे टुकड़े करने की तो दूर की बात है, तुम मेरे हमले को भी बहुत मुश्किल से रोक पा रहे हो। इमॉर्टल स्वॉर्ड जो कि सुनता हुआ अपने मन में कहता है हरामखोर कहेगा, क्या उसने सब कुछ जानते हुए सही समय का इंतजार करते हुए जोंगनुंग सेक्ट पर हमला किया है? अगर हाँ तो हम बहुत ही बड़ी मुश्किल में हैं। यदि मैं किसी भी तरह इस कम्युनिटी से छुटकारा पा भी लूं तो भी वहाँ एक और हरामी है जिसके स्वॉर्डमैनशिप में कोई भी कमजोरी नहीं है। वो भले ही घायल सेक्ट लीडर को हराया है लेकिन फिर भी उस आदमी को असाधारण नहीं माना जा सकता। हम देखते हैं 9 डिमोनिक स्वॉर्ड अपने एक ही हमले के साथ जोंगनुंग के कई डिसेबलों को खत्म कर चुका था, जिसे देखता हुआ इमॉर्टल स्वॉर्ड का डिसेबल ये सोचते हुए कि इस रफ्तार से तो हमारा जल्द ही सफाया हो जाएगा, कहता है सभी लोग पीछे हटो मैं उसका सामना करता हूँ। साथ ही वो सोच रहा था भले ही मेरी इंटरनल चोटें ठीक नहीं हुई लेकिन फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है वो धीरे धीरे मेरे स्वॉर्ड को पीछे धकेल रहा है। इस आदमी के साथ लंबा लड़ाई लड़ना मेरे लिए फायदेमंद नहीं होगा, पर मैं उससे निपटूं कैसे? यही सब सोचता हुआ वो परेशान हो ही रहा था, तभी वहाँ पर ओल्डबैगर का विप आता है और सीधे 9 डिमोनिक स्वॉर्ड के हाथों को पकड़ लिया था। वो कहता है जोंगनुंग सेट के फ्लाइंग ड्रैगन, लगता है कि आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही है, क्या आपको इस बूढ़े भिखारी की मदद की आवश्यकता है? अपने हाथों को इस तरह बंधा हुआ देख 9 डिमोनिक स्वॉर्ड वो परेशान हो चुका था। किसी तरह तो वो अपने हाथों को छुड़ाना चाहता था, लेकिन अभी उसकी नजर आसमान की तरफ जाता है जहाँ से हांसू सीधे उसकी तरफ आते हुए अपना हमला करता है। हेवनली थ्रिल 6 स्वॉर्ड द हेवनली ओवरवेलमिंग फ्लो। इसी के साथ वो 9 डिमोनिक स्वॉर्ड के सर के 2 टुकड़े कर डाला था और वो कुछ भी नहीं कर पाता। उसे इस तरह मरता हुआ देख बीस्ट डीमन वो परेशान हो ही रहा था, तभी ओल्डबैगर उसकी तरफ आते हुए कहता है अब केवल एक ही बचा है, ये भिखारी इसका भी ख्याल रख लेगा। ये सब बोलता हुआ वो जब अटैक कर रहा है तो उसे बहुत ही आसानी से बीस्ट डीमन रोकते हुए कहता है तुम गंदे भिखारी कहेंगे, तू मुझे समझता क्या है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसी बातें करने की? जिसका कि जवाब ओल्डबैगर कुछ भी ना देते हुए इमॉर्टल स्वॉर्ड से कहता है अब आप क्या कर रहे हो? आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि मैंने आपको एक मौका देने के लिए कितनी मेहनत की है? तो इमॉर्टल स्वॉर्ड अपना चाल चलते हुए कहता है शुक्रिया वाइज मैन, आपकी वजह से अब मैं इसको 2 टुकड़ों में अलग कर सकता हूँ। इसी के साथ वो अपने 23 स्वॉर्ड के इस्तेमाल से
बीस्ट डीमन की बॉडी को 2 टुकड़ों में अलग कर डाला था उसके सोचने भर से भी पहले, जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाते हैं। लेकिन अभी तक आपने यदि स्क्रीन पर आ रही स्टोरी को नहीं देखा है तो जल्दी जाकर देखो, खतरनाक स्टोरी है, मजा आएगा आप लोगों को। बाकी अब तक मैंने सारे जितने भी इसके चैप्टर आए थे सभी को कवर कर लिया है, तो अब से इसके छोटे छोटे एपिसोड आएंगे हर हफ्ते, तो बस सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की स्टोरी आप लोग मिस ना कर पाओ। और कमेंट लास्ट वीडियो की तरह ही है, टारगेट को पूरा करो, क्योंकि आपके प्यारे प्यारे कमेंट देखकर जो ग्राउंड फ्लोर पर रहती है ना वो सीधे 100 फ्लोर पर पहुंच जाती है, इतने कम व्यूज आने के बावजूद भी। तो करो कमेंट और अगर हो सके तो हाइप भी कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ अगले एक और मजेदार स्टोरी के साथ जो कि जल्द ही आने वाली है, बिल्कुल डिफरेंट, एक अलग ही कॉन्सेप्ट के साथ। सब्सक्राइब करके रखो ताकि जब भी आए तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए।